स्वप्न, अखंड भारत, सुरक्षित अभेद्य भारत, एकत्व जन के मन तन जीवन का सर्वशक्ति अर्थ संस्कृति ऊर्जा से सुशोभित, न्याय शांति समृद्धि उन्नति आध्यात्म श्रीयुक्त सर्वदा प्राण की गति में समाहित आत्मा की चेतना, मेरा संपन्न भारत, एक स्वप्न, अखंड भारत। कौशल उस डायरी के पन्नों को पलटते हुए गुदगुदाया और फिर डायरी बंद कर दी। ये उसकी मां की डायरी थी। यही एक चीज थी जो उसके लिए उसकी मां की निशानी थी, और उसी डायरी में लिखी ये चंद पंक्तियां उसके लिए जीवन का प्रतीक थी। आज तक कौशल ने कभी कोई प्रार्थना या पूजा नहीं की थी। ये कुछ पंक्तियां ही उसके लिए सब कुछ थी। इन्हीं को पढ़कर उसकी सुबह होती, इन्हीं को पढ़कर उसे रात को नींद मिलती थी। डायरी को वापस रख कौशल बिजली कार्यालय में जाने के लिए तैयार होने लगा। नाश्ता बनाया, खाया, लंच बॉक्स तैयार किया, सादे काले रंग की पैंट और आसमानी रंग की शर्ट पहनी, अपनी पुरानी कलाई घड़ी पहनी और घर से निकल गया। बिजली का कार्यालय उसके घर से 2 किलोमीटर ही दूर था और वो अपनी साधारण सी साइकिल से ही कार्यालय आया जाया करता था। आधे रास्ते तक जाकर उसे याद आया, धत तेरे की, पर्स तो घर ही भूल आया। फिर वापस आकर पर्स लिया और फिर जल्दी जल्दी साइकिल चलाकर कार्यालय पहुंच गया। पटना में रहने वाला कौशल सांवले रंग का 26 वर्षीय युवक था। चेहरे पर गंभीरता की परत में से हल्की सी मुस्कुराहट सदा झांकती रहती थी, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट की हल्की सी लकीर तो खींच ही जाती थी। लेकिन हर रोज उसे देखकर वाह रे मेरे हैंडसम शर्मा, ये कॉम्प्लीमेंट देने वाले मुकेश जी ने उसे देखा तक नहीं। दरअसल वो किसी उपभोक्ता से सवेरे सवेरे बहस में उलझे हुए थे। देखिए मैडम, मैं कोई आम कर्मचारी नहीं हूं जो जाकर आपके इंस्टीट्यूट की बिजली का मीटर चेक करे। अब समझती क्यों नहीं है? सवेरे सवेरे बिजली विभाग के कार्यालय में एक कर्मचारी और एक उपभोक्ता की बहस हो रही थी, जो कि कार्यालय में रोज की बात है। लेकिन मुकेश जी जैसे उम्रदराज, शांत और अनुभवी कर्मचारी से किसी की बहस हो जाना अपने आप में एक अचंभे वाली बात थी। मैं इस शहर में नहीं आई हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ भी बहाने सुनाकर मुझे यहां से दफा करें। वो उपभोक्ता युवती थी जिसका नाम ऋत्वी था। वो काफी गुस्से में थी, क्योंकि काफी बार कार्यालय के चक्कर लगाने के बाद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। देखिए मैडम, मैं नहीं जानता कि आप इस शहर में नई आई हुई हैं। अब सरकारी काम तो हर शहर में एक ही तौर तरीके से होते हैं ना। मुकेश जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में सहज रूप से हंसते हुए कहा। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको रिश्वत चाहिए? अरे आपको तो ऋत्वी भड़की। ना 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 मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो इंतजार की बात कर रहा हूं। जिसका ये काम है वो लड़का छुट्टी पर गया हुआ है, कुछ दिन बाद आएगा तो आपका मीटर चेक हो जाएगा। मुकेश जी ने उस लड़की से कहा और अपनी टेबल पर कागजों में उलझने की शुरुआत करते हुए कौशल की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा, जो आज शायद मुकेश जी से अपने हैंडसम वाले कमेंट के न मिलने से दुखी सा था। मैं और कितने दिन इंतजार करूं? आपका मीटर तो हर रोज बिल बनाने में पीटी उषा को पीछे छोड़ रहा है। अरे इतने कर्मचारी है, किसी को भी भेज दीजिए। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तो ऋत्वी बोल ही रही थी कि मुकेश जी ने उसे रोक दिया। आप एक काम कीजिए, अपने साथ कौशल बाबू को ले जाइए, ये देख लेंगे आपका मीटर। हालांकि इनका काम ये नहीं है, लेकिन मैं बात करता हूं उससे। मुकेश जी अपना चश्मा साफ करते हुए आंखों पर लगाते हुए बोले और कौशल की टेबल के सामने आकर खड़े हो गए। थोड़ी देर उससे बात की और फिर कौशल जरूरी सामान का थैला लेकर ऋत्वी के साथ चल दिया। ऋत्वी अपनी स्कूटी से जा रही थी और कौशल उसके पीछे अपनी साइकिल से आ रहा था, क्योंकि उसे ऋत्वी के कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का पता नहीं मालूम था। ऋत्वी का दिमाग जैसे सुबह सुबह उखड़ा हुआ था। फिर बिजली कार्यालय में हुई बहस, अब ये साइकिल के चक्कर में उसे अपनी स्कूटी की स्पीड कम रखना पड़ रही है। आज भी पक्का 2 क्लासेस छूट जाएगी। बड़बड़ाते हुए ऋत्वी ने अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बगल की पार्किंग में अपनी स्कूटी लगाई और कौशल का इंतजार करने लगी। 2 मिनट बाद ही कौशल अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंच गया। ऋत्वी ने उस पर नजर डाली। बेचारे की शर्ट पसीने से भीग चुकी थी।
माथे पर भी पसीना साफ दिख रहा था, लेकिन चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। परेशानी या थकान जैसे कोई भाव उसके चेहरे पर ऋत्विक को दिखाई नहीं दिए। जी? लगातार घूर रही ऋत्विक को प्रश्नवाचक नजरों से देखते हुए कौशल ने कहा। तो ऋत्विक झेप गई। उसने अंदर इंस्टीट्यूट की तरफ इशारा किया और खुद जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल की तरफ चली गई। कौशल ने थोड़ी देर तक बिजली के मीटर को देखा, जांच की। तब तक एक लड़का पानी की बोतल लेकर उसके पास आ गया। कौशल ने उसकी तरफ देखा तो लगभग उसी की उम्र का कोई लड़का था। उसने बोतल देते हुए कहा, मैम ने भेजी है। कौशल ने उसका शुक्रिया अदा किया और एक बार में ही आधी बोतल पानी पी गया। थोड़ी देर और उस मीटर में उलझे रहने के बाद उसने मीटर ठीक करके वापस उसी जगह फिट कर दिया। हो गया? रिति ने आकर पूछा। हाँ, हर एक नए मीटर में यही दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा डाटा में दिक्कत थी, बाकी सब ठीक है। मीटर में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब से ये सही खपत दिखाएगा, कौशल ने कहा और अपना सामान वापस अपने थैले में रखने लगा। आप यही काम करते हैं क्या? क्योंकि आपने तो बड़ी जल्दी कर दिया, इसलिए पूछ रही हूँ, ऋत्वी ने प्रभावित होते हुए कहा। नहीं, ये काम तो मैं पहले किया करता था। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। अब बिजली विभाग में डेस्क जॉब करता हूँ, लेकिन अब जरूरत हो तो ये काम भी कर देता हूँ, कौशल ने अपनी साइकिल की ओर जाते हुए कहा। वैसे आज के फैशनेबल बाइक्स और कार के जमाने में साइकिल कौन चलाता है भला? कहीं आने जाने में तो घंटों लग जाते होंगे। जी, मुझे आदत है इसकी, और सेहत के लिए भी साइकिलिंग अच्छी होती है मैम। बाकी फैशनेबल होने की परिभाषा मेरे लिए बहुत अलग है। आपको फैशनेबल बाइक या कार की जरूरत भी नहीं है। आप साइकिल चलाते हुए भी हैंडसम लगते हैं। कौशल ने पहली बार नजर उठाकर ऋत्विक की ओर गौर से देखा। ऋत्विक को समझ आ गया कि अभी भी उसने क्या बोला था। अचानक मुस्कुराते हुए ऋत्विक की नजर झुक गई और वो हड़बड़ाते हुए इंस्टीट्यूट के अंदर चली गई। अरे सच में सर, वो गलती से बोल गई थी। उसका फ्लर्ट करने का इरादा नहीं था। कौशल लंच टाइम में खाना खाते हुए मुकेश जी को सुबह की कहानी बता रहा था। और तुम ऊपर वाले का इशारा नहीं समझ रहे हो कौशल बाबू। आज मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो भगवान ने तुम्हारी तारीफ उस लड़की से करवाई है। क्या मालूम अब जिंदगी भर उसी की तारीफ मिले। अब हम जैसे बुड्ढों को कौन पूछता है भला। मुकेश जी ने कौशल के खाने के डिब्बे में से भिंडी का आखिरी टुकड़ा साफ करते हुए कहा। आप भी ना सर, बस कुछ भी, कौशल चिढ़ते हुए बोला। अरे कुछ भी कैसे, तेरे बाप का दोस्त हूं मैं। तेरी शादी की अरे कुछ भी कैसे, तेरे बाप का दोस्त हूं। तेरी शादी की जिम्मेदारी मेरी है अब। और क्या, मीटर सही करवाने के लिए भेजा था मैंने तुझे वहां? मुकेश जी रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोले और उनकी इस कारगुजारी की प्रशंसा उनकी तोंद कर रही थी, उनकी हंसी की ताल पर नाचकर। हर बार मुकेश जी की ऐसी ही हरकतों से कौशल चिढ़ जाया करता था, लेकिन आज उसे चिढ़ नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी चिरपरिचित मुस्कान आज थोड़ी और खिली हुई थी। आज कौशल को यह मालूम हुआ था कि पीले दुपट्टे और सफेद सलवार सूट में कोई लड़की बेहद प्यारी लग सकती है, खासकर तब जब वो आपकी तारीफ करके शर्मा कर भाग रही हो। सुबह की वही छोटी सी बात ढलती रात के साथ भी अंगड़ाई ले रही थी और उन्हीं शब्दों के जाल में उलझे हुए कौशल के दिमाग में एक ख्याल आया कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके माँ पापा के बारे में क्या कहते हैं। और आंखों की गंभीरता अब चेहरे पर उतर आई, मन कमल की पंखुड़ियों को मसलने लगी। कौशल को लगा कि अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी है और वो बिस्तर से उठा और अपनी माँ की डायरी में लिखी उस कविता को दिल से लगा लिया। 9 साल की उम्र में अपने पिता द्वारा त्यागे जाने वाले और 12 साल की उम्र में अपनी माँ को खो देने वाले कौशल के लिए रात काटना किसी शैतान की गुफा में सांस लेने जैसा होता था। इतने सालों तक इन सब से लड़ने के बाद भी उसे इस रात की आदत नहीं हुई थी। अपनी माँ की डायरी के अलावा और कोई ढाल नहीं थी उसके पास इस रात से लड़ने के लिए, जिसका अंधेरा दुनिया को दिखाई देता था, लेकिन कौशल उस अंधेरे को उसके पूरे खौफ के साथ महसूस करता था। रसोई में कुछ गिरने की आवाज हुई तो कौशल सिहर उठा। लगा कि कोई दबे कदमों से उसके कमरे में घसीटते हुए आ रहा है। बिस्तर के बगल में रखा उसका मोबाइल अजीब सी आवाज निकाल रहा था। कमरे की दीवारों में दरारें पड़ रही थी, जिनमें से काले रेंगते हुए कीड़े निकल रहे थे, लेकिन कौशल बिस्तर से हिला तक नहीं। वो जानता था कि
कि ये सब उसके मन का भ्रम है, उसके डर का आईना है ये सब। 11 साल के अनाथ बच्चे के बाल मन को घेरे रहने वाले संशय, संदेह और भय को लोगों के तिरस्कार भरी बातों ने मानसिक अवसाद का रूप दे दिया था। पर कौशल इस डर से लड़ना जानता था, इस अवसाद से लड़ना जानता था। अपनी मां की डायरी को कस के सीने से लगाते हुए वो आंखें बंद करके सुबक रहा था और अपनी मां की छवि को अपने मन में साकार कर रहा था। कुछ पल बाद सब शांत हो गया और कौशल नींद की आगोश में समा गया। वर्तमान समय। प्रोफेसर जितेंद्र सिंह चौहान के प्लान के मुताबिक सारी प्रोसेस शुरू हुई, मगर कुछ देर बाद ही कौशल और भरत के बीच मानसिक तरंगों का संचार कमजोर पड़ गया। प्रोफेसर ने तुरंत ऋत्वी और भरत को कौशल के दोनों हाथ थामने को कहा। ऋत्वी और भरत ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में कौशल नॉर्मल हो गया। भरत के और उसके बीच मानसिक तरंगों का संचार अब सुचारू रूप से हो रहा है। लैब के सभी कंप्यूटर सिस्टम अब अच्छे से डेटा ले पा रहे हैं और टीम पूरी मेहनत से उस डेटा को जल्दी जल्दी कोड कर रही थी। कौशल को क्या हुआ था सर? ऋत्वी ने परेशानी से पूछा। कौशल की मेमोरी में वो टाइम रिपीट हुआ था जब वो बहुत डरा हुआ फील कर रहा था। तुम जानती हो ना कि हमेशा से वो कितना अकेला रहा है, कितना मानसिक अवसाद उसने अकेले ही झेला होगा। तुमसे और भरत के मिलने के बाद उसने खुद को संभाल लिया, लेकिन वो डरावनी रातें आज भी उसे डरा रही। पर तुम दोनों उसके साथ हो, चिंता मत करो, अब वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है। तुम बेफिक्र हो जाओ और जाकर अपने सिस्टम संभालो। प्रोफेसर ने ऋत्वी का कंधा थपथपाते हुए उसे स्नेहपूर्वक समझाया। सर, आपका कंप्यूटर डायरी से इनपुट नहीं ले पा रहा है। टीम के एक अन्य मेंबर ने कहा, जो कि प्रोफेसर चौहान का ही स्टूडेंट था। उस टीम के सारे मेंबर्स प्रोफेसर चौहान के पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स थे और इस वक्त उनके कहने पर बहुत ही अलग और जोखिम भरे काम को अंजाम दे रहे थे। कौशल की रिकवरी से डायरी की पावर भी बहुत बढ़ चुकी है। मुझे इसकी प्रोग्रामिंग में थोड़ा चेंज करके इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। भरत, क्या तुम अपनी उस दिव्य पेन की शक्तियों को थोड़ा बढ़ा सकते हो? प्रोफेसर ने भरत से पूछा। भरत ने हाँ में सर हिलाया और उस पेन को अपने जोगे में रखकर कुछ देर बाद और वो पेन वापस प्रोफेसर को दे दिया। प्रोफेसर उस पेन से डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखने लगा और थोड़ी देर बाद सब कुछ फिर से पहले की तरह रिस्टार्ट हो गया। अब हम डायरी की शक्तियों को अपने कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोफेसर ने अपनी टीम को बताया। भरत ने फिर से अपनी एक आंख से कौशल के सिर पर बनी सुनहरी तरंगों के जाल के बीच से नीली तरंगों का संचार शुरू कर दिया और दूसरी आंख से प्रोफेसर की डेस्क पर रखी डायरी पर नीली तरंगों का संचार शुरू कर दिया। प्रोफेसर उस डायरी पर दिख रही कौशल के दिमाग की एक एक मेमोरी को अपने कंप्यूटर सिस्टम के लिए मशीन की लैंग्वेज में चेंज करने लगे। डायरी से सारा डेटा प्रोफेसर के कंप्यूटर सिस्टम में वायरलेस तरीके से इनपुट के रूप में जा रहा था और मॉनिटर स्क्रीन पर शो हो रहा था। एक बुरी खबर है सर, पटना के सोनी गांव में रहने वाले हमारे एक सीक्रेट एजेंट की हत्या हो गई है सर, बिल्कुल वैसे ही जैसे रमन सर की हत्या हुई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भेदक के शैतान बहुत जल्दी हम तक पहुंच जाएंगे। अगम ने अंदर आकर प्रोफेसर को बताया और बाकी सब की तरह प्रोफेसर के माथे पर भी चिंता की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही। शुरू हो चुका है एक अनोखे देशभक्त का अनोखा सफर। आज के एपिसोड ने जरूर आपको सस्पेंस और रोमांच की दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया होगा। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, उन सवालों के जवाब हमें इसी सफर में मिलेंगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कौशल की एक सीक्रेट मेमोरी के बारे में, प्रोफेसर चौहान और भरत की बढ़ती मुश्किलों के बारे में, देश की सुरक्षा के हित में लिए गए ऋत्वी के एक बहुत मुश्किल फैसले के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए देश प्रेम की हर हद पार कर देने वाले गुप्तचर की कहानी।